बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो है वो यूनिट नंबर 2। आई होप सो आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा टेस्ट को। जहां जहां बेटा मिस्टेक्स आएंगी उनको आपने रेक्टिफाई करना है। इंपॉर्टेंट इज रेक्टिफिकेशन। जहां मिस्टेक्स आती हैं अगर आप उनको ठीक कर लेते हैं बीइंग अ टीचर मेरे अकॉर्डिंग बेटा अगर अच्छी डिस्कशन हो जाती है और डिस्कशन के बाद सारे के सारे स्टूडेंट मैं उनको एक ही लेवल पे कंसीडर करता हूँ। चाहे किसी की 5 मिस्टेक्स हुई हैं, किसी की 10 मिस्टेक्स हुई हैं, लेकिन अगर वो डिस्कशन अच्छी हो जाती है और वो अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देते हैं आफ्टर डिस्कशन सब सेम लेवल पर आ गए। और जिनकी मिस्टेक्स कम होती हैं जाहिर है उनकी मेहनत ज़्यादा है, वो एडवांटेज पे तो होंगे, लेकिन जो है वो आफ्टर डिस्कशन जो उनकी मिस्टेक्स थी उन्होंने उसको कवर कर लिया, दे विल आल्सो विल बी जो है एट द सेम लेवल जो है। सो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। A body moves 6 meter north, 8 meter towards east, 10 meter vertically upward, resultant displacement। बेटा मैंने आपको बताया था इसमें से आपने जो है वो डायरेक्शन को साइंस ड्रॉ करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें हमने कहा था कि हमने डायरेक्शन को साइंस ड्रॉ कर लेने हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के लिए। अगर ईस्ट के लिए आप आई ले रहे हो तो वेस्ट के लिए माइनस आई लेंगे, नॉर्थ के लिए अगर जे ले रहे हैं तो साउथ के लिए माइनस जे लेंगे। और चूंकि अपवर्ड की बात करेंगे तो जहां अपवर्ड की बात लेंगे उधर के ले लेंगे और डाउनवर्ड के लिए आप माइनस के ले लोगे। ठीक है जी, सिर्फ इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जो है आपको कहा है 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, और तो इसका मतलब है 8i प्लस 6j, और अपवर्ड का है तो 10k। तो इसका मतलब है यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो बनेगा 8i, नेक्स्ट जो है प्लस जो है 6j, और चूंकि वर्टिकली अपवर्ड भी का है तो वो प्लस 10k। सो ये ओवरऑल बेटा आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखें कि आपने जो है चूंकि 8 मीटर उसने नॉर्थ कहा था ना तो मैंने जे लगा दिया साथ। फिर उसने जो है वो 6 मीटर क्या कहा जी, सॉरी 6 मीटर नॉर्थ कहा था तो मैंने जे के साथ लगा दिया है। इसी तरह से ईस्ट का अगर कहे तो वो 8i कर देना है। 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट और 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड कहा था, तो ये वेक्टर बन गया। अब आपने इसका जस्ट लेना है रिजल्टेंट वेक्टर। सो आप 8 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर। सो बेटा ये आपके पास 64 प्लस जो है वो 36 प्लस क्या हो जाएगा 100। तो ये आपके पास जो है वो स्क्वेयर रूट 200 आ जाएगा। तो इसको जो है वो आप जो है वो 10 इंटू स्क्वेयर रूट 2 भी लिख सकते हैं, जो कि 100 इंटू 2 हो जाएगा ना। सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। चूंकि ऑप्शंस में अल्फा आंसर बन रहा है 10 इंटू स्क्वेयर रूट 2, आगे उसने सॉल्व नहीं किया हुआ, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, अल्फा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इज वेरी इजी। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो उसने कहा है कि स्ट्रेट रोड पे हाफ द डिस्टेंस, और उसके बाद फिर कह रहा है सेकंड हाफ द डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस। इस वाले क्वेश्चन में चूंकि डिस्टेंस सेम है तो जो स्पेशल केसेस हमने पढ़े थे एवरेज स्पीड के, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला अप्लाई होगा बेटा वो कौन सा है, डेल्टा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अगर टाइम इंटरवल सेम होते फिर आंसर कौन सा होता, बीटा v1 प्लस v2 ओवर 2। तो इसके दो ही स्पेशल केसेस पढ़े थे। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो लेक्चर दोबारा रिवाइज कीजिएगा। इसमें आंसर आपका कौन सा बनता है, डेल्टा। क्वेश्चन 3 जी, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आपके इक्वल होता है एक्सेलरेशन के। सो यहाँ अगर एक्सेलरेशन का जो है वो रेशियो ऑफ ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। सो यहाँ अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेते हैं तो इसका जो स्लोप लेंगे जाहिर है वो आपके पास जो है वो किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी के इक्वल होना है। यहाँ हमने रेशियो लेनी है। सो VA ओवर VB विल बी इक्वल टू, अब फर्स्ट के लिए उसने एंगल कितना दिया हुआ है, स्लोप किसको बोलते हो, टेंजेंट थीटा को, तो वो है 30। दूसरे के लिए जो है वो क्या बताया हुआ है 60। सो इन दोनों की जो है स्पीड्स क्या आ जाएंगी, वेलोसिटीज क्या आ जाएंगी। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, टेंजेंट 60 क्या होता है √3। सो बेटा ये 1/3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 जो है 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर 1:3 बन जाएगा।
क्यों? क्योंकि द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। जस्ट आपने इनके स्लोप्स की रेशियो लेनी है। तो स्लोप हम टेंजेंट थीटा की भी बोलते हैं, हमें एंगल्स गिवन है तो आपने टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 करना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा बनेगा डेल्टा 1:3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। A train has a speed जो है of 60 किलोमीटर पर आवर for the first 1 hour and 40 किलोमीटर पर आवर for the next half an hour. Its average speed जो है वो क्या होगी? अब बेटा नेक्स्ट जो है हमें फॉर्मूला एवरेज स्पीड के लिए जो है वो अप्लाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। सो एवरेज स्पीड के लिए जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था? v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। अगर गौर करें तो यहाँ टाइम इंटरवल सेम नहीं है, पहले में 1 आवर है, दूसरे इंटरवल में वो 1.5 आवर कह रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज पुट कर रही है। सो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। v1 जो है वो आपको गिवन है, कह रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 और टाइम दिया हुआ उसने 1 आवर, तो मैं 1 पुट कर दूंगा। v2 जो है वो 40 और कह रहे हैं नेक्स्ट हाफ एन आवर, तो वो 1/2 पुट कर देंगे। टाइम इंटरवल t1 जो है वो 1 है, जबकि t2 जो है वो 1/2 है। तो इस तरह से बेटा सॉल्व करेंगे। ऊपर जो है वो आपके पास आ जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 जो है वो कितना होता है 3/2। आपके पास जो है ये हो जाएगा 80 और मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा ये आपके पास 160 डिवाइडेड बाय 3, तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 153.3 मीटर जो है इसके राउंड आ जाएगा पर सेकेंड। सो इसमें बेटा आपका आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है? चार्ली 53.33 मीटर पर सेकंड। सो इसमें देखिए हमें स्पीड्स गिवन थी, टाइम इंटरवल्स गिवन थे। अगर टाइम इंटरवल सेम होते फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेते v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, लेकिन चूंकि टाइम इंटरवल सेम नहीं थी इस वजह से मैंने डायरेक्टली यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन? तो बेटा वन डायमेंशनल मोशन कौन सी होती है? लीनियर मोशन। सो स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर जो मूव कर रही है ट्रेन, डेल्टा आंसर बनेगा। ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, तो आंसर बनेगा डेल्टा। बाकी जो है चूंकि स्ट्रेट ट्रैक नहीं है तो लीनियर मोशन नहीं कहलाएगी, इसलिए डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 जी, इसमें कह रहा है पार्टिकल कंस्ट्रेन टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। कंस्ट्रेन टू मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, इसका मतलब वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है और कहते हैं रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये इसका जो है वो बेटा क्या है आपका मेन जो है वो की पॉइंट है। कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जिसमें की पॉइंट देखना होता है, तो की पॉइंट क्या है? इट रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब देखो कि अगर वो सेम पॉइंट पे वापस आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। इफ बॉडी जो है वो वापस रिटर्न कर जाती है सेम पॉइंट के ऊपर, हमने बार बार डिस्कस किया था लेक्चर में भी कि उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने 0 ले लेना है। तो इसमें से जो है कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स। फॉल्स कौन सी है? सो पहला जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, ये करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है क्योंकि वो रिटर्न हो गया सेम पॉइंट के ऊपर। चार्ली एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल जो है वो क्या होगी? 3 मीटर पर सेकंड, ये भी करेक्ट है क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 10। 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकंड। चार्ली भी करेक्ट ऑप्शन है। बीटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, ये रॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 30 मीटर पर सेकंड नहीं है, कितना 30 मीटर नहीं है, कितना है? 0 है, क्योंकि वो रिटर्न हो गया सेम पॉइंट के ऊपर। इसलिए बेटा इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? बीटा। आंसर इज बीटा, तो 6 का आंसर बीटा बनेगा। नेक्स्ट है जी 7। अ पार्टिकल्स मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकंड्स। एवरेज वेलोसिटी आपने बतानी है ऑफ द पार्टिकल जो है वो कितनी होगी? सो इसमें जी एवरेज वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है आपने, और सेमी सर्कल की बात कर रहा है और कहा है कि उसने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें। सो देखिए सेमी सर्कल के लिए क्वेश्चन नंबर है बेटा ये आपका 7, और यहाँ सेमी सर्कल के लिए अब हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो जरा देखें कि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया,
2r, ठीक है जी। और इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट उसका 2r के इक्वल हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टाइम। अब 2 रेडियस इसका कितना बताया आपको, रेडियस बताया हुआ 10 मीटर, तो डिवाइडेड बाय जो है वो टाइम कितना बताया 5 सेकंड्स, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। सो यहाँ उसने एवरेज स्पीड नहीं पूछा, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो एवरेज वेलोसिटी में आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम लेना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ 2r होगा, टाइम जो भी गिवन है 5 सेकंड, इसको कैलकुलेट करेंगे, यूल गेट द आंसर। तो इसमें बेटा आपका आंसर बन रहा है डेल्टा 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट जो है जी 8 क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ, हमने पढ़ा था बेटा कि जो हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, उसमें चूंकि हमने कहा था क्वेश्चन में कि सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड क्या होगी, क्योंकि इससे हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है ऑलवेज लेस देन द जो है वो डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड के। तो यहाँ पर जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो रेशियो है वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू क्या आएगी, यूनिटी के। सो इसमें बेटा आंसर आपका जो है 8 का बनेगा चार्ली, यूनिटी आर लेस। तो जो रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू एवरेज स्पीड होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल लेस देन आर इक्वल टू यूनिटी होगी। मतलब यहाँ से अगर आप रेशियो लेते हो तो एवरेज वेलोसिटी की रेशियो डिवाइडेड बाय स्पीड की जो रेशियो होगी वो ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1 बनेगी, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा था। सो उनका डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, इसी तरह से वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगा। सो यहीं से जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आंसर आता है। आंसर बेटा आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इन्हें इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज कंजर्व्ड, मैंने कहा था किसी भी टाइप का कोलिजन हो टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहते हैं, कंजर्व। लेक्चर में बड़ा क्लियर बताया था बेटा, इसमें आपका आंसर बनेगा डेल्टा बोथ ए एंड सी। टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो। तो इसमें उसने कहा है इन इलास्टिक कोलिजन में क्या कंजर्व रहता है, तो आंसर इज डेल्टा बोथ ए एंड सी। अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता फिर आंसर होता ऑल ऑफ दीज, उसमें टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, टोटल काइनेटिक एनर्जी सारे क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो क्या रहता है, 0। इसमें बेटा आपका आंसर बनेगा अल्फा। उसकी रीजन क्या थी, जो कि हम कहते थे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम कहते थे सिंस Vx यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, तो यहाँ से उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा। सो आंसर जो है इसका बनेगा अल्फा। 11 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द हैविंग स्ट्रेट लाइन मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पाथ। ये जो बेटा हमें कर्व गिवन है इसमें जो डिस्टेंस और टाइम का कर्व है, तो इसको अगर रोटेट करके देखें तो ये डिस्टेंस और टाइम का कर्व है। सो इसमें जो ऑप्शंस गिवन है द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग स्पीड o to a नो। नेक्स्ट जो है इसमें वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म नो। इसकी एवरेज वेलोसिटी बेटा 0 होगी। उसकी वजह यह है कि जिस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया है रिटर्न अगेन द सेम लेवल। सो इसमें हम कहेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है, चूंकि ये क्लोज पाथ बन रहा है। सो इसमें बेटा आपका आंसर जो है वो कौन सा बनेगा, चार्ली आंसर बनेगा, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0। 12 न्यूमेरिकल जो है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज, अभी अभी हमने डिस्कस किया है, इक्वल टू और लेस देन 1। तो न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1 आएगा। आंसर कौन सा आएगा, बीटा। सो इट इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर जो है जो भी हमने डिस्कस किया है बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम से। उसमें वेलोसिटीज की बात की थी, इसमें जो है उसने किसकी बात की है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की है, इसलिए इसमें जो आंसर आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एट व्हाट एंगल व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट सच दैट इट प्रोड्यूस्ड एट कांस्टेंट स्पीड। अच्छा इसमें जो है वो बेटा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमने डिस्कस किए थे, और उसमें मैंने कहा था अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो एट द एंगल ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मोशन में मैंने कहा था अगर फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो जाए, यानी एट द एंगल ऑफ 90 आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो फिर स्पीड जो है वो क्या रहेगी, सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होगा, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया था। इसका मतलब ये है कि आंसर कौन सा बेटा आपका, डेल्टा यानी 90। सो अगर जो है 90 के एंगल पे फोर्स लग रही हो तो फिर जो है वो कहता है जी देन जो चूंकि स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो ज़ाहिर है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो आंसर आपका बनेगा बेटा डेल्टा। 14 में अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकंड्स विद 3 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कह रहा है जी कि 4 मीटर पर सेकंड, अनदर 20 सेकंड विद 5 मीटर पर सेकंड फॉर अनदर 20 सेकंड्स। इट मींस के सारे टाइम इंटरवल आपको सेम गिवन है। क्वेश्चन 14 में सारे इंटरवल जो है टाइम इंटरवल सेम है। सो आपने आंख बंद करके फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है जी, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3। जस्ट आपने जो है ओवर, बल्कि इसमें जो है ना ओवर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटरवल है ना, ओवर 3 आ जाएगा। सो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाना है सारे इंटरवल के लिए। सो इसमें वेलोसिटीज क्या क्या गिवन है, 3 4 5, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास जो है 12 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर आपका 4 मीटर पर सेकंड। सो अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो आंख बंद करके फॉर्मूला v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये 3 है तो v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो डेल्टा चार्ली आंसर बनता है। 15 में जी करेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है कौन सी है, बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरली हैव जीरो एक्सेलरेशन, ये करेक्ट ऑप्शन है। बॉडी जीरो, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है और डेल्टा भी इनकरेक्ट है, अल्फा ही इनकरेक्ट है। इसकी रीजन क्या हो सकती है, देखो 15 वाले क्वेश्चन में आपने एक न्यूमेरिकल भी पढ़ा था, अगर आपको सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन था आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम कहते थे कि कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जहां वेलोसिटी जो है वो जीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो ना हो। तो आप कहते थे कि व्हेन सडन ब्रेक्स ऑफ द कार इज अप्लाइड, जब सडन ब्रेक्स आप अप्लाई कर देते हो कार की, उस केस में क्या होता है कि फिर देन जो है वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि होता है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब इस केस में फाइनल वेलोसिटी तो जीरो नहीं है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसका किसके इक्वल होगा, माइनस vi डिवाइडेड बाई t, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है आपकी जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली वो करेक्ट है। इसमें आंसर आपका बेटा कौन सा बनेगा, अल्फा 15 में। 16 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड, ग्राफिकली भी मेजर कर सकते हैं, वेक्टोरिकली भी मेजर कर सकते हैं, तो डेल्टा आंसर है बेटा इसमें, 16 का आंसर डेल्टा हो जाएगा। 17 अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, और जीरो कब होता है, जब हम कहते हैं व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट क्या होता है, जीरो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है। तो आंसर कौन सा बेटा बनेगा, डेल्टा आंसर बनेगा इसमें, 17 का आंसर डेल्टा। 18 द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम, एक्सेलरेशन जो है हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से फाइंड करते होते थे, तो यहाँ आंसर बेटा बीटा बन जाएगा। इट्स आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो यहाँ आंसर बनेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये जो है वो थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था, इसको कैसे सॉल्व करना है जरा चेक करते हैं जी। कहता है जी इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की 10 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन जो है वो गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि उसने रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा है। सो इसमें बेटा देखो आपके पास जो वैल्यू होती, फॉर्मूला जो होता है वो एस एन, डिस्टेंस कवर्ड इन एन सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी प्लस a ओवर 2 इंटू 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। अब चूंकि वो रिटार्डेशन कह रहा है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ एक्सेलरेशन को क्या लूंगा, माइनस लूंगा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। सो यहाँ पर जो है वो एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव लेना है, चूंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो वैल्यूज पुट करें, एस एन यानी डिस्टेंस कवर्ड जो है इन 5th सेकंड इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी बताई हुई है 10, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो कितना बताया हुआ है 2 इंटू 2
इंटू 5 माइनस 1 2 से कैंसिल आउट। आपके पास डिस्टेंस कवर्ड जो है इन 5 सेकंड आ जाएगा 10 माइनस 5 टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है हमारे पास कितना आंसर आएगा 1 मीटर। सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट सिर्फ एक ही है, चूंकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन गिवन है इसलिए आपने माइनस पुट करना है, तो यहाँ बाकी आपका फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई होना है। आंसर आपके पास जो है वो 1 मीटर यानी अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट जो है जी 20 वाले में हैवी स्टील बॉल ऑफ मैस ग्रेटर देन 1 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड और हेड ऑन कोलिजन होता है विद द पिंक बॉल अप्रोक्सीमेटली स्पीड। बेटा इसमें जो केस है वो केस नंबर जो है वो आपने पढ़ा था कि स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन व्हेन m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। तो होता ये था कि यहाँ पे जो सेकंड बॉल थी और वो क्या करती थी, वो वेलोसिटी फर्स्ट ऑफ बॉल जो है उससे डबल वेलोसिटी से मूव करती थी। सो जब m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 हो एंड हम कहते होते थे सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, तो आफ्टर कोलिजन क्या होता है, केस नंबर 3 में पढ़ा था कि उसकी जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट बॉल से डबल हो जाती है जब आके उसको वो कोलाइड करती है। सो 2 पहले उसकी v1 की वेलोसिटी कितनी बताई हुई है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 2 4, इसका आंसर बन जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। जस्ट आपने वो केस याद करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें आंसर आपका चार्ली बनेगा। 21 में जी द बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन हो या एक्सेलेरेशन जीरो हो। सो एक ही बात है, आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। तो 21 में आंसर इज ऑल ऑफ दीज यानी डेल्टा आंसर है। 22 में कहता है रूलर ऑफ 1 मीटर इज पिवटेड एट द सेंटर, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द रूलर। जो है इसमें जो है वो हमें डायग्राम गिवन है, सो इसके अकॉर्डिंग जो है हमें कपलिंग टॉर्क फाइंड करना है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो इस डायग्राम में जो है वो ओवरऑल हमें कहा गया है कि ये 1 मीटर है और एक फोर्स जो है वो गिवन है 20 न्यूटन इस तरफ और ये 20 न्यूटन दूसरी तरफ। अच्छा बेटा दोनों की फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखें तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये एंगल लेट से जो है हमें कितना बताया हुआ है एंगल 60। सो अब जरा गौर करें कि इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, अगर यहाँ हाथ रख के भी आप देखें इस तरह से दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर, तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस बनेगा यानी कपल आर्म बनेगा वो ये वाला बनेगा। सो अगर हम इसको L बोलें तो ये क्या होगा L साइन ऑफ थीटा। सो हमारे पास यहाँ जो टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई होना है LF साइन ऑफ थीटा यानी कपलिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला L आपको बताया हुआ 1, फोर्स इज 20, साइन जो है वो यहाँ क्या है 60, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। तो ये बेटा आपके पास आंसर 10 इंटू स्क्वायर रूट 3 न्यूटन मीटर आंसर बन जाएगा। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर ले इस तरह से उसके बाद ऑप्शंस देखें, अगर तो उसको फर्दर सॉल्व किया हुआ फर्दर सॉल्व कर लें, अदरवाइज छोड़ दें। तो फर्दर सॉल्व नहीं किया हुआ तो आंसर आपका डेफिनेटली कौन सा बनेगा बीटा 10 स्क्वायर रूट 3 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट इज 23 जी। इसी तरह क्वेश्चन है जी, वो है कंडीशन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड 20 ग्राम मैस जो है उसको सस्पेंड किया है फ्रॉम मीटर और 20 सेंटीमीटर के ऊपर और कहता है जी द मीटर रॉड इज बैलेंस्ड ऑन 40 सेंटीमीटर पॉइंट और मार्क ऑन द वेज, वेट ऑफ द मीटर रॉड आपने बताना है। इस वाले क्वेश्चन में बेटा आपने सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो जो वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर दें। उसने कहा कि इसको पिवट किया एट द पॉइंट ऑफ 40 सेंटीमीटर, तो आप इसको एट द पॉइंट ऑफ 40 सेंटीमीटर आपने पिवट कर दिया। 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट के ऊपर उसने एक वेट है किया एट द पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर, वो कितना है 20 ग्राम। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है जी कि आपने ना वेट बताना है। अब वेट बेटा मैंने आपको कहा था हमेशा होता है सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये 1 मीटर की लेंथ थी टोटल, इसकी वेट हमेशा सेंटर यानी 50 सेंटीमीटर पे हमें लेना है, ये आपके पास वेट होगा। अब बड़ा सिंपल है, जहां पिवट पॉइंट है यहाँ आ गया इक्वल यानी रेफरेंस आपका बन गया। अब आपने वेट मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1 यानी 10 सेंटीमीटर, इसको मैं 0.1 लिख लूंगा क्योंकि मुझे आंसर न्यूटन में चाहिए। अब देखें
20 और अच्छा ये 40 सेंटीमीटर पर हैंग किया हुआ है, तो ये 20 सेंटीमीटर पर इनमें जो डिस्टेंस होगा वो 20 सेंटीमीटर, मतलब वो 0.2 बन जाएगा मीटर। तो ये मीटर में मैं वैल्यूज ले रहा हूँ, और ये ग्राम है तो इसको ज़ाहिर आप किलोग्राम में लेंगे। आप देखो इसको कन्वर्ट करने का तरीका, आप 1000 से डिवाइड कर दें, या इसको जो है वो आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास 0.02 किलोग्राम बन जाएगा। तो मैं जो है, आप देखें, चूंकि हमने वेट लेना होता है, तो वेट आप कैसे लेते हो, ये तो है मैस, तो mg जब करेंगे तो यहाँ पर जो ये वेट बनेगा, इसका जो फोर्स बनेगी, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगी, mg। अब मैस है 0.02 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू 10, तो ये 0.2 न्यूटन वेट बन जाएगा। तो यहाँ पर जो 20 ग्राम का मतलब है, वेट यहाँ कितना है 0.2, तो मैं यहाँ पर 0.2 पुट करूंगा मल्टीप्लाई बाय ये 0.2। अब आप इसको सॉल्व कर लें, तो वेट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 और डिवाइडेड बाय 0.1। एक आसान सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ बेटा, अगर डेसिमल पोजीशन सेम पोजीशन पे हो, डेसिमल पॉइंट सेम पोजीशन पे हो, तो उनको आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दें। अब ये सिंपल 2 टू द 4, तो इसका मतलब है आपका आंसर 0 पॉइंट क्या बन गया 4, और साथ आंसर क्या आ जाएगा न्यूटन, तो आपका आंसर 0.4 न्यूटन आ रहा है। फिर से सुन लें, चूंकि आंसर हमें चाहिए था न्यूटन में, तो अब ये हमें दिया हुआ है, वेट नहीं दिया हुआ, ये मैस दिया हुआ है ग्राम में, तो आपने इसको पहले किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब फोर्स जो होती है वो होती है mg, F इज इक्वल टू mg, तो मैस है 0.02 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, तो आपके पास 0.2। तो जो 20 ग्राम आपको असल में गिवन है, अगर ये फोर्स में कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.2 आएगा। बाकी तो क्वेश्चन है ही बहुत आसान, आंसर आपका क्या बनेगा 0.4 न्यूटन। तो इसमें आंसर आपका बन रहा है 0.4 न्यूटन यानी अल्फा। नेक्स्ट 24 में, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स जो है वो डिपेंड्स अपॉन, फोर्स पे भी डिपेंड करता है, एंगल भी पे भी डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे भी। आंसर इज डेल्टा ऑल ऑफ दीज, ये बहुत सिंपल है। 25 डायरेक्शन ऑफ टॉर्क जो है वो क्या हम लेते हैं, फेजर क्वांटिटी है, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लेंगे, तो आंसर इज चार्ली। 26 जी 26 क्वेश्चन जो है, इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होनी है, और कैसे पता चला, अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जहां भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा डेफिनेटली वहां इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होगी। तो यहाँ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 26 वाले क्वेश्चन में Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, यहाँ से आप वैल्यूज पुट करेंगे, यू गेट द आंसर। फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपने, सो Vf इज इक्वल टू Vi इनिशियली क्या है 0, और उसके बाद आपको कह रहा है एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 10, तो आपका आंसर जो है वो 50 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। सो वेरी सिंपल, इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने यूज करना थी, आंसर आपका जो है वो बन जाएगा अल्फा 50 मीटर पर सेकंड। 27 जो है, इसमें आपने न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करना है। इंजन ऑफ द कार प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द कार। कहते हैं इफ दिस कार पुल्स अनदर कार ऑफ द सेम मैस, अगर ये जो कार है वो एक और कार को जो कि सेम मैस के उसको पुल कर रहा है, तो ये बताएं व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एक्सेलरेशन फिर क्या होगा। सो इसमें बेटा जस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि एक कार थी पहले, और ये जो कार है इसका जो एक्सेलरेशन बताया हुआ है वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब हुआ यूं कि ये एक और कार जो है उसको पुल कर रही है, लेट्स से कि वो कार जो है उसको हेल्प की जरूरत थी, तो ये उसको पुल कर रही है ऑफ द सेम मैस की कार है। तो अब मैस देखो इनका डबल हो गया, पहले मैस सिंगल था, तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मैस। अब इसका मतलब है पहले मैस जो अगर इसको इसके साथ बाइंड कर देंगे और उसका इंजन उसको उतनी फोर्स के साथ खींच रहा है, तो फोर्स तो हो गई कांस्टेंट। इसका मतलब है चूंकि मैस डबल हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो पहले अगर एक्सेलरेशन उस कार का 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, जो कि कार 2 मिल गई है, तो मैस डबल हो गया, मैस डबल होने से एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इसका हाफ कर दें, तो आंसर आपका बन रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आंसर इसका बनेगा चार्ली। 28 जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस व्हेन, जाहिर है अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में से कोई एक या दोनों चेंज हो रहे हो तो चेंज हो जाएगा। इसमें आंसर बेटा सिंपल है, चार्ली आंसर है। सो इसमें आंसर चार्ली बनेगा 28 का।
29 में a constant force acts on a body of mass 0.9 kilogram at rest for 10 seconds if the body moves a distance of 250 मीटर the magnitude of force आपने बताना है कि क्या होगा। बेटा इसमें जो है हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करनी है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, उसके बाद फोर्स कैलकुलेट कर लेनी है। और देखें क्वेश्चन जो है ये है बेटा आपका 29 और इसमें करना ये है कि S इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो इसमें अगर हम देखें तो वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास जो है वो कहता है कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास हमें बताया हुआ 0.9, उसके बाद रेस्ट से कह रहा है स्टार्ट किया है 10 सेकंड जो है आपको बताया हुआ है, 250 मीटर डिस्टेंस भी बताया हुआ है। सो मैं इसका डिस्टेंस पुट करूंगा 250 मीटर जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया, ये 0 हो गया 1/2। एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से फाइंड करना है, टाइम कितना बताया हुआ है 10। सो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर लूंगा। सो ये बेटा जी आप अगर देखें तो यहाँ से जो है एक्सेलरेशन आपके पास जो है ये 100 है तो 50 हो जाएगा, 50 को 250 से डिवाइड करें तो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये मैंने यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक्चुअली मुझे कैलकुलेट क्या करना था यहाँ पर फोर्स। सो सिंस न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ma, मैस आपको बताया हुआ 0.9, एक्सेलरेशन आपका है 5, तो ये 4.5 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें दो फॉर्मूले अप्लाई होते हैं आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चन में, जहां थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो सकता है आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि दो फॉर्मूले एट द सेम टाइम अप्लाई हो रहे होते हैं। सो उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन में जो है आप देखें मुझे फोर्स फाइंड करने के लिए अगर मैथ्स गिवन है तो दूसरी चीज की क्या जरूरत है, एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन आप इक्वेशंस ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट से भी, सेकंड से भी और थर्ड से भी, जिस तरह की सिचुएशन गिवन हो। तो मैंने सेकंड इक्वेशन से ये एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया एंड आई गेट द आंसर। 30 में जी कहता है कंसीडर द एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनिस बॉल एज इट फॉल्स टू द ग्राउंड एंड बाउंसेस बैक। अब ये बाउंस बैक है तो डायरेक्शन ऑफ विच ऑफ दीज चेंज द प्रोसेस। इसमें चूंकि डायरेक्शन चेंज हुई है सो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ होगा और वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी इस प्रोसेस में। चूंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्शन चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ और वेलोसिटी भी चेंज हुई, तो आंसर इज चार्ली। लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ इसलिए चेंज नहीं हुआ चूंकि उसमें कहता है क्योंकि वो हम एक्सेलरेशन जो है वो अंडर 10 ग्रेविटी जो है वो उसकी वैल्यू हम जी लेते हैं यानी कांस्टेंट। सो इसमें जो है वो हम आंसर करेंगे आपका चार्ली, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट है जी आपके पास 31। अच्छा यहाँ जी की वैल्यू 30 में अगर कोई सोच रहा है कि वो नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव, बेटा जो वैल्यू ऑफ जी है डेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड जो है वो टूवर्ड्स कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट देखें टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जो है। तो अगर वो बाउंस बैक भी हुआ तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। सो इसलिए हमने बेस्ट आंसर क्या कहा है, चार्ली, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी चेंज होंगे। 31 में जो है इसमें हमें वेलोसिटी गिवन है और मास गिवन है 5 किलोग्राम और 100 न्यूटन फोर्स गिवन है for 10 seconds with the same direction as the velocity. What will be know the velocity of the body? इसमें बेटा हमें जो है वो फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी को और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमें गिवन है। तो इसके लिए जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बेटा 31। इसमें से जो है वो हमें जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। यहाँ पर F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई t। वैल्यूज पुट करें चूंकि यहाँ से हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन, मास गिवन है 5, vf माइनस 5 इंटू vi जो है वो कितना है 20 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10। इधर आके ये बेटा हो जाएगा 1000, 5 vf माइनस ये क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से आपके पास ये कितना हो जाएगा 1100। ये माइनस है इधर आके प्लस हो रहा है 5 इंटू vf, तो यहाँ से अगर फाइनल वेलोसिटी आप फाइंड करोगे तो 1100 डिवाइडेड बाई 5 आपके पास 220 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। सो 31 वाले क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, फोर्स गिवन है, आपसे कह रहा है फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। सो आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो फॉर्मूला फौरन से आपके जहन में आना चाहिए कि हमें क्या वैल्यूज गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट जो है जी आपके पास क्वेश्चन है 32। A stone falls from a balloon
डेट डिसेंडिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, डिसेंडिंग, और इसमें हमें वेलोसिटी बताई हुई है कितनी 12 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफ द स्टोन ऑफ द पॉइंट आफ्टर द रिलीज ऑफ 10 सेकंड आपने बताना है। सो बेटा इसमें जो है आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज कर सकते हैं। सेकंड जो है वो 32 में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्योंकि ये डिसेंडिंग की बात कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो मैं एक ही जगह यहाँ पर वैल्यू ऑफ जी पुट करूंगा। सो डिस्टेंस मुझे पता करना है, वी आई कितनी वेलोसिटी से डिसेंड कर रहा है 12, टाइम जो है वो कितना आपको बताया हुआ है 10 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 और ये 10 का स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लें, एस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 120 प्लस जो है ये 5 इंटू के क्या कितना हो गया 500, तो आपका आंसर कितना आ गया 620 मीटर। सो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 620 मीटर आ जाएगा। अगर मैं जी की वैल्यू यहाँ रखूँ एग्जैक्ट 9.8, फिर तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्ट बन जाएगा 610 मीटर। तो मैंने चूंकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ 9.8 वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं वो देखें 495, 10, 6, 10, 725 फार अवे हैं एक दूसरे से। अगर क्लोज ऑप्शंस होती फिर मैं 9.8 पुट करता। सो इसलिए आंसर जो आपका 620 का राउंड आएगा, मतलब आपका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, बीटा। बीटा इज द करेक्ट आंसर। 33 में जी टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मैसेज एम ए एम बी आर ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट्स जो है, रेशियो ऑफ हाइट्स जो है वो क्या होगी। अब देखो आप यहाँ पे शॉर्टकट्स काम आएंगे, मैंने जो आपको सिखाए थे। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड ड्रॉप हो रही होती है तो उसके लिए टाइम इंटरवल का फॉर्मूला आप कहते थे 2h/g। ऐसे ही जी इसका मतलब है टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ h। तो यहाँ पर जो है जो टाइम्स की रेशियो है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगी, हाइट्स को वो a और b कह रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ b। तो इसका मतलब है रेशियो आपकी बनेगी स्क्वायर रूट ऑफ a रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ b। आंसर बन गया जी। सो इसमें आंसर आपका बन रहा है बीटा। 34 भी बड़ा सिंपल है। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, इट विल स्ट्राइक आफ्टर। सो चूंकि आपने अपवर्ड थ्रू किया है एट द एंगल ऑफ 90, सो ये वापस रिटर्न होके आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2vi sin 90 ओवर g। सो 2vi जो है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी बताई हुई है आपको 100, तो डिवाइडेड बाय g जो है वो 10 है, ये से कैंसिल आउट हुआ, sin 91 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। इट विल रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 20 सेकंड। सो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है जी, इसमें अब 35 बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u, फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू बताना है। सो बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, नो। हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता वो g के इक्वल होता है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जीरो, ये भी जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जी, ये भी रॉन्ग है। तो डेल्टा आंसर करेक्ट ऑप्शन होगी, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप अपवर्ड थ्रो करते हो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है आखिरी पॉइंट के ऊपर और मैक्सिमम हाइट के ऊपर और मैक्सिमम हाइट अचीव्ड क्या होगी वो हमें पता है 1/2 जो है v स्क्वायर ओवर g के इक्वल होती है। तो इसका मतलब आंसर आपका डेल्टा ट्रू ऑप्शन बनेगी। नेक्स्ट है जी 36 में 3 पार्टिकल्स ए बी सी आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद द सेम स्पीड। A is thrown up, B is thrown down and C is horizontally, they hit will ground। अच्छा इसमें बेटा चूंकि मैंने कहा था जो वैल्यू ऑफ G है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, इट मीन्स सब के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम अप्लाई होगा। सो दे विल जो है ना हिट द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी, लेकिन टाइम ऑफ स्ट्राइक विल बी डिफरेंट। चूंकि आप एक अपवर्ड थ्रो कर रहे हो, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हो, तो इसमें जो है वो आंसर आपका बनेगा अल्फा VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, जो कि सब के ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सेम अप्लाई हो रहा है, तो अल्फा आंसर होगा। 37 में द बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं तो शॉर्ट रेंज के लिए यूज होते हैं, तो बीटा आंसर है। 38 जी, एन एरोप्लेन फ्लाइंग 490 मीटर अबव द ग्राउंड और लेवल जो है वो कहते हैं जी 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिलीजेस अ ब्लॉक, हाउ फार इट विल हिट द ग्राउंड, जो है कितनी दूर आके गिरेगा। अच्छा अब फौरन से आपके जेहन में आना चाहिए ये केस नंबर 1 है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जिसमें हम कहते थे किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली आपने थ्रो किया है। तो 38 जो है इसमें हमने डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस होता था
वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टी। सो वी आई एक्स हमें बताया हुआ हॉरिजॉन्टल जितनी स्पीड से मूव कर रहा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2h/g के इक्वल डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमें जो है 490 मीटर अबव का हुआ है, हमें बताना कितना है जी। वी आई एक्स जो है वो कितनी बताई हुई है जी, 100 मीटर पर सेकंड। तो ये मैं 100 पुट करूंगा। टू कितनी हाइट से उसने फेंका उसको, 490 हाइट से फेंका। अब देखो वो ऊपर है 490। अब यहाँ कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए। मैं यहाँ पर 9.8 वैल्यू पुट करूंगा। रीजन क्या है, देखो 9.8 का हाफ जो है वो कितना होता है 4.9, तो इसलिए मैं इसको 9.8 मैंने पुट कर लिया ताकि इजी हो जाए। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना, तो 100 मल्टीप्लाई पर जरा गौर करना है। मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 4.9 बनाना चाह रहा हूँ तो मैं पॉइंट अगर यहाँ लगा देता हूँ, ये जो है तो 2 पॉइंट, तो वो 4.9 इंटू 100 हो जाएगा ना। तो मैं 100 से या इसको डिवाइड, तो ये 200 इंटू मैं इसको 4.9 भी लिख सकता हूँ 490 की बजाय, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9.8। तो इससे कैंसिल आउट होकर कितना आया 2। तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय ये जो है 2 इससे कैंसिल आउट होगा 100 का स्क्वायर रूट ले 10, तो ये टोटल कितना बनेगा 1000 को हम 1 किलोमीटर भी कह सकते हैं, चूंकि आंसर किलोमीटर में गिवन आंसर आ गया। सो देखें यहाँ कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए कि आप इसको कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं। मैंने ऊपर 490 है, तो मुझे पता है 4.9.8 का हाफ 4.9 होता है, तो मैंने यहाँ 490 के बजाय मैंने 4.9 इंटू 100 भी इसको लिख सकता हूँ, तो वो 200 हो गया। 4.90 से कैंसिल आउट हो गया, 2 आया, 2 इसको कैंसिल आउट करें तो 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका बनता है 1 किलोमीटर। तो इस तरह की कॉमन सेंस आपकी काम करनी चाहिए कैलकुलेशंस में। ज़ाहिर है ये बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं आपको कि यहाँ अगर आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे किसी और तरह से, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर आप इसको देखें तो इसमें जो 9.8 है, अगर आप डायरेक्ट भी तो कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन जितना शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो उतना शॉर्टकट यूज करना है। 39 में जी बहुत सिंपल है। इसमें जो कर्व गिवन है, और कर्व के जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जितना कर्व ऊपर है ग्राफ के उतना ही कर्व नीचे है। इसका मतलब है जितनी वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव है, तो दोनों का अगर सम लेंगे तो वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। सो इसमें आंसर अल्फा 0 है। 39 तो बहुत सिंपल है, जो कि जितना कर्व अब ग्राफ के अबव है उतना ही बिलो है, इसलिए आंसर अल्फा है बेटा। 40 में हमने चूंकि पढ़ा था जो है क्वेश्चन नंबर 40, जो रेंज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है वी आई स्क्वायर के। सो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डबल करते हैं तो रेंज जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो 40 का आंसर बेटा डेल्टा 4r। अगर आप इनिशियल वेलोसिटी डबल करते हैं तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। 41 द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। टोटल एनर्जी जो है ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ जो है वो आप कह लें जी मोशन। सो इसमें आंसर इज अल्फा। 42 जी, a ball is thrown upward and it returns to the ground, describing the parabolic path which of the following remains constant. Horizontal component of velocity remains constant throughout the motion. Parabolic path का मतलब है projectile motion है। So इसमें आंसर इज बीटा। 43 में at the top of the trajectory of the projectile direction of velocity and acceleration. projectile motion की बात करें तो at the top of the trajectory इस पॉइंट के ऊपर चूंकि value of g डाउनवर्ड होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों में एंगल जो है वो कितना होगा 90। सो चूंकि एट द टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वहां वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, एक ही कंपोनेंट होता है, कौन सा हॉरिजॉन्टल। सो एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में जो एंगल होगा वो कितना होगा 90, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आंसर इज अल्फा। 43 का आंसर अल्फा। 44 An object is thrown along the direction of inclined 45 जो है हॉरिजॉन्टल के साथ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। 44 वाला जो क्वेश्चन है बेटा लेक्चर में भी मैंने आपको करवाया था, क्लियर हो गया होगा आपको। फॉर्मूला था r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ h। r टेंजेंट जो है यहाँ हमने लिखा 45 इज इक्वल टू 4 ऑफ h। टेंजेंट 45 होता है 1, तो मैक्सिमम रेंज जो होती है वो कितनी हो सकती है 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आंसर कौन सा बनेगा आपका डेल्टा 4 टाइम्स ऑफ द वर्टिकल हाइट। 45 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो प्रोजेक्शनल एंगल बताना है 45 में।
तो 45 में बेटा अगर गौर करें तो हमें क्या कह रहा है, चूंकि वी आई एक्स इज इक्वल टू होता है वी आई कॉस थीटा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहता है इनिशियल का अगर हाफ हो जाए तो वो किस एंगल पे होगा। वी आई से कैंसिल आउट, यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तो ये आपके पास कितना बन जाता है 60। आंसर इज 60। तो 45 वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपका कितना आएगा 60। नेक्स्ट इज 46 गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस। ये आपका बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन भी था, एंगल एक्सीड्स आर फॉल शॉर्ट बाय 45 रेंजेस का क्या होती हैं सेम। इसमें डेफिनेटली आंसर जो है वो क्या आना है 1:1। तो 45 से जितना एक्सीड करे या 45 से उतना ही शॉर्ट करे, फॉल शॉर्ट करे, एंगल जो है रेंजेस सेम रहती है। आंसर इज बीटा। 47 स्विमिंग जो है ये बेस्ट एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, इसलिए आंसर इज बीटा। 48 न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी जो है ये जो है वो कवर कर रहा होता है, इसलिए हम आंसर कहेंगे डेल्टा। 49 बहुत सिंपल है बेटा, इसमें हमें फोर्स गिवन है और मोमेंटम अक्वायर भी गिवन है, आपने टाइम बताना है। तो देखो जहां फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन कह रहा हो तो आपने फौरन समझ जाना है कि वहां हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना है, तो यहाँ से टाइम फाइंड करना है, तो वो डेल्टा पी ओवर फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अच्छा डेल्टा पी आपको कितना बताया हुआ 125 डिवाइडेड बाय 250, ये आपके पास 1/2 यानी 0.5 सेकंड इज द आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपके पास आंसर बनना है 0.5 सेकंड। 50 जी एंगल बिटवीन एफ एंड ए मस्ट बी फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। इसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी फॉर एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम डी एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा हो तो फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मस्ट भी क्या होनी चाहिए अलोंग द सेम डायरेक्शन, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में क्या होती है फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा ही था कि एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आंसर इज अल्फा 0। 51 टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स पी एंड क्यू इक्वल मैसेज ट्रेवलिंग अलोंग द जॉइनिंग द सेम। अच्छा इसमें भी इक्वल मैसेज है। अब देखो कि 51 वाला क्वेश्चन मैंने आपसे दोनों केस जो केस 1 और केस 2 इलास्टिक कोलिजन के बताए थे, अगर मैस m1 इज इक्वल टू m2 हो तो वेलोसिटीज एक दूसरे से क्या हो जाती हैं इंटरचेंज हो जाती हैं। सो v1 इज इक्वल टू v2 हो जाएगा, v2 जो है वो v1 के इक्वल हो जाएगा। सो वेलोसिटीज ने इंटरचेंज होना है। अगर हमें वेलोसिटीज 15 और 10 गिवन है, आपका आंसर 10 और 15 होना चाहिए, तो आपका आंसर बीटा बनेगा। 51 में आंसर इज बीटा। 52 जी लेड बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल एंड फॉल डाउन। टेनिस बॉल जो है वो वापस आ जाती है, इसकी रीजन क्या है। आंसर चार्ली होगा, क्योंकि टेनिस बॉल सफर्स अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम एज कंपेयर टू लेड बॉल। और टेनिस बॉल जो है उसका चेंज इन मोमेंटम इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट जो है उसका ज्यादा होगा और कम होगा, ज्यादा होगा सॉरी। और जो लेड बॉल है चूंकि हैवी होती है उसका टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा, तो उसको फोर्स ज्यादा लगेगी, इसलिए जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन सी ट्रू बन रही है चार्ली। 53 जी व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए और मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए, चार्ली आंसर है। 54 इफ अ बॉडी इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 8 डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन 5th सेकंड। ये अगेन वही वाला फार्मूला यूज हो रहा है बेटा, जो कि हमारे पास का SN इज इक्वल टू VI प्लस A/2 इंटू 2n-1 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 5th सेकंड में पूछ रहा है S5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आपको 8 बताया हुआ है 8/2 इंटू 2 इंटू 5-1, तो ये आपका 4 हो जाएगा। 4 10-1 9 9 4 36 मीटर इज द आंसर। सो ये क्वेश्चन 4th टाइम्स ये फार्मूला यूज हो रहा है, इजी क्वेश्चन है। 55 में विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड, हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं स्लोप से, और एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्टेंस देता है, तो इसलिए आंसर डेल्टा बोथ ए एंड बी। 56 जी व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 m2 कोलाइड करते हैं सच दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ सेट टू बी कंजर्व, देन जो है वो नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स ऑन द बॉडी, चूंकि इलास्टिक कोलिजन है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल v होता है, ये भी करेक्ट है, चूंकि मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए आंसर आपका डेल्टा ऑल ऑफ दीज बनेगा।
57 में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज क्या होता है, इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। 58 में विच पेयर्स ऑफ द फोर्सेस कैन गिव रिजल्टेड टू 2 न्यूटन। 1 + 1 2 न्यूटन आ सकता है, 3 - 1 2 न्यूटन आ सकता है, 4 - 2 2 न्यूटन आ सकता है। इसलिए आंसर बेटा इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये तो सिंपल क्वेश्चन था 58 में। 59 इफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल हो तो बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लेक्चर में भी बताया था, बीटा आंसर है। और लास्ट 160 में हाँ फिर से वही बेटा फॉर्मूला अप्लाइड फोर्स के लिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, लास्ट क्वेश्चन जो 60 है, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। ये भी फॉर्मूला 4 टाइम यूज कर रहे हैं इसमें। चेंज इन मोमेंटम आपको बताया हुआ 20 - 10 तो वो 10 नहीं है, और टाइम कितना बताया हुआ है वो आपको 1 सेकेंड। सो इसलिए आंसर आपका 10 न्यूटन ही आएगा। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है बेटा इसमें भी 10 न्यूटन। आई होप सो कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे बेटा करेक्ट होंगे। इसमें ज़्यादा जो है वो डिफिकल्टी लेवल के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन थे, उसके अलावा आई थिंक सो आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर टाइम। इसको आप दोबारा से गौर से जो है वो सारी एक दफ़ा आपने जो वीडियो है उसको अच्छे से देखना है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई हैं उनको आपने आई होप सो करेक्ट कर लिया होगा, या आप बाद में साथ बैठ के भी दोबारा उनको देखें और उनको रिकन्सीडर करें, रिकरेक्ट करें। जहाँ आपके कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम है उनको दोबारा रिवाइज करें। अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जो है वो बीमारियों से महफूज रखे। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।